ये है कैंग, एक सिंगल वर्जिन अनाथ बेरोजगार एक्स जिम ट्रेनर जो अब हेल में फंस चुका था, जहां से मच्छर कुचल रहे थे, गॉब्लिन्स चीर फाड़ रहे थे और वो हर ब्रूटल तरीके से हजारों बार मर रहा था। तो वो यहाँ पहुंचा कैसे? वेल, ये सब शुरू होता है डंजन से। डंजन के आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। सबने पावर्स अवेकन कर ली, जिम्स बेकार हो गए और अब उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ गंदगी और कचरा साफ करके लो ग्रेड मैना क्रिस्टल्स ढूंढने पड़ते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी उलट-पुलट हो गई। अचानक उसका पेंडेंट तेजी से चमकने लगा, जिससे एकदम तेज रोशनी निकली। इससे पहले कि कैंग कुछ रिएक्ट कर पाता, वो एक सुनसान बर्बाद एपोकलिप्टिक दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। तो अब क्या मॉन्स्टर्स कैंग को खा जाएंगे या कैंग मॉन्स्टर्स को खाकर स्ट्रॉन्गर बनेगा? चलिए पता लगाते हैं। कैंग अपने लेफ्ट और राइट देखता है, उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी। ये हो क्या रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अचानक एक नोटिफिकेशन आ गया। सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि उसने सारी नोन लिमिट्स को तोड़ दिया है। कैंग की बॉडी ने मैना अवेकन कर ली है और पहली बार मैना उसके अंदर सर्कुलेट होने लगा है। कैंग कंफ्यूज होकर अपने सामने चमकते नोटिफिकेशन को घूरता रहता है, सोचते हुए कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही वो इसके बारे में सोचने लगता है, एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम कैंग को बताता है कि उसने दी इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है। उसने पूरी ह्यूमैनिटी में सबसे लोएस्ट लेवल के साथ हेल डिफिकल्टी में एंटर किया है। नोटिफिकेशन यही नहीं रुकते, कैंग को एसएसएस रैंक गुड गॉड लक का टाइटल मिलता है। ये टाइटल इतना रेयर था कि सिस्टम भी उससे इंप्रेस लग रहा था। दो और नोटिफिकेशन तेजी से फ्लैश होते हैं। एक अनाउंस करता है कि कैंग हेल डिफिकल्टी को अनलॉक करने वाला पहला इंसान है और दूसरा उसे हेल्स स्ट्रॉन्गेस्ट घोषित करता है। इस टाइटल का पहला और इकलौता होल्डर। कैंग ये सारे शब्द अपना मुंह खोले पड़ रहा था। सिस्टम उसे बताता है कि वो फाइनल सर्वाइवर है। ये नोटिफिकेशंस कैंग पर एक बहुत बड़े बोझ की तरह गिरते हैं। उसका मुंह खुला रह जाता है जब वो इसका मतलब समझने की कोशिश करता है। फाइनल सर्वाइवर, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ही इस पूरी दुनिया में आखिरी इंसान बचा हूं? कैंग की छाती में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कैंग चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज उस डरावने सन्नाटे में गूंजती है। वो बाकी इंसानों के लिए चिल्लाता है, परेशानी में पूछता है क्या यहाँ कोई है? उसकी चीखें उस शांत हवा को चीरती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही कैंग का पैनिक बढ़ने लगता है, उसकी नजर दूर एक चमक पर पड़ती है। उसकी निगाहें एक पर्पल ग्लोइंग क्रिस्टल पर जाकर रुक जाती हैं। वो वहीं जम जाता है, अपनी आंखें फाड़े उसे घूरता रहता है। ये क्रिस्टल, ये वही है जिससे वो उस गंदे कचरे के ढेर डर्टी सी में ढूंढ रहा था। वो क्रिस्टल मूस जिसके लिए उसने इतना वक्त स्कैवेंजिंग की थी, अब उसके सामने पड़ा था, बिल्कुल साफ सुथरा और अनटच्ड। कैंग यकीन न करते हुए उसके पास जाता है। वो जानता है कि क्रिस्टल कितना वैल्यूएबल है। पर्पल मूस का एक छोटा सा धुंधला सा पीस भी सैकड़ों डॉलर का बिकता है, लेकिन ये वाला, ये तो बिल्कुल प्योर और परफेक्ट है। इसकी कीमत जरूर हजारों में होगी। कैंग उस क्रिस्टल को उठाता है और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ते हैं कि इससे कितनी दौलत मिल सकती है। वो सदियों बाद पहली बार मुस्कुराता है, सोचते हुए मेरी तो जैकपॉट लग गई। लेकिन इससे पहले कि कैंग अपनी किस्मत पर खुश हो पाता, एक काली धूल उसके आसपास घूमने लगती है। वो धूल धीरे-धीरे पास आती है, बिल्कुल मासूम सी लगती है, जब तक कि कैंग गलती से उसे सांस के जरिए अंदर नहीं लेता। इसका असर तुरंत होता है। ऐसा लगता है मानो लाखों सुइयां कैंग के शरीर के हर हिस्से में चुभ रही हों। उसकी छाती में अकड़न होती है और एक जला देने वाला दर्द उसके अंदर फैल जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है। कैंग हांफता है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका शरीर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। सिस्टम उसे बेरुखी से नोटिफाई करता है कि पॉइजन उसके शरीर में दाखिल हो गया है। कैंग की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसका स्टैमिना तेजी से गिरने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां उसे एक साथ काट रही हों। उसकी चीखें उस खाली जगह पर गूंजने लगती हैं जो बेबसी और दर्द से भरी हुई थी। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। एक अनजान दुश्मन ने हमला किया है। कैंग पागलों की तरह इधर-उधर देखता है, अपने हमलावर को ढूंढता है, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आता। जोरदार दर्द उसे अंधा कर देता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है जब वो अपनी बची-कुची ताकत से हिलने की कोशिश करता है। कैंग खुद को आगे घसीटता है, अपने पास जमीन पर पड़ी घंटी को बजाता है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था और दर्द बर्दाश्त से बाहर था। कुछ ही पलों बाद कैंग दम तोड़ देता है। वो पूरी तरह गिर जाता है बेजान जब सिस्टम अपना आखिरी मैसेज देता है, आप फाइन डस्ट लेवल 1 की वजह से मर गए। सर्वाइवल टाइम 4 मिनट 32 सेकंड। अपने सबकॉन्शियस में कैंग कड़वाहट से सोचता है, फाइन डस्ट, मैं इस बेकार सी फाइन डस्ट की वजह से मर गया। उस पर यकीन ना करने की एक लहर दौड़ जाती है जब वो नतीजा निकालता है, कितना बेकार तरीका है मरने का, भाई सिर्फ धूल से मर गया। कुछ देर बाद कैंग आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और खुद को ठंडी सख्त जमीन पर पड़ा पाता है। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था और जैसे ही कैंग धीरे-धीरे उठता है, वो खुद से पूछता है, क्या ये एक बुरा सपना है? लेकिन जैसे ही कैंग पूरी तरह अपनी आंखें खोलता है, उसे कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। वो अभी भी उसी सुनसान एपोकैलिप्टिक दुनिया में है। उसके सामने सिस्टम फिर से अपीयर होता है। कैंग को एक नए क्वेस्ट की जानकारी देता है। टास्क, हेल में पहली रात जिंदा बचो। कैंग वहीं जम जाता है। उसका दिमाग तेजी से चलता है जब उसे एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। डर की एक लहर उस पर हावी हो जाती है। वो जमीन से अपनी शर्ट उठाता है, अपनी जैकेट पहनता है और दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे वो भागता है, कैंग के ख्याल भी उतनी ही तेजी से दौड़ते हैं। वो सोचता है कि कौन उसके साथ इतना घटिया और बुरा मजाक कर रहा है। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से से सोचता है, ये मेरे साथ कौन कर रहा है? कौन मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है? उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है जब वो खुद से कसम खाता है, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, भले ही वो धूल के ढेर से ही क्यों ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कैंग भागता है, वो गलती से उस जहरीले पॉइजन डस्ट को फिर से सांस के साथ अंदर ले लेता है। उसका शरीर ऐंठ जाता है और वो गिर जाता है। सिस्टम ठंडे ढंग से अनाउंस करता है, कैंग का टाइम 5 मिनट 22 सेकंड। लेकिन मौत सिर्फ एक या दो कोशिशों पर खत्म नहीं होती। कैंग लगातार 8 बार मरता है। हर बार उसका शरीर दर्द से टूट जाता है। इस वक्त कैंग जमीन पर बैठा है, पूरी तरह थका हुआ और हारा हुआ। उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। वो जोर से हांफता है, उल्टी करता है और खुद से भगवान से माफी मांगता है। कैंग प्रार्थना करने लगता है, विनती करता है कि जो भी इस टॉर्चर के पीछे है वो रुक जाए। वो पूरी तरह से खो चुका महसूस करता है। कुछ पल बाद कैंग फिर से गिर जाता है, जहर के आगे हार मान लेता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अपने दम तोड़ने से पहले वो 11 मिनट और 13 सेकंड तक जिंदा रहता है। जब कैंग एक बार फिर अपनी आंखें खोलता है तो सिस्टम उसे नोटिफाई करता है, कैंग का पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ गया है। कैंग का पैरालिसिस रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया है। ये नोटिफिकेशन कैंग के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगाता है। उसे एहसास होता है कि उसका शरीर धीरे-धीरे अडैप्ट कर रहा है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं सारा पॉइजन डस्ट इनहेल कर लूं तो शायद मैं पूरी इम्यूनिटी बना लूंगा। बेबसी उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। कैंग एक गहरी सांस लेता है, जानबूझकर उस पॉइजन डस्ट को अंदर खींचता है। उसका शरीर इस बार 24 मिनट तक टिक पाता है और फिर से फेल हो जाता है, जिससे उसकी मौत की गिनती 14 तक पहुंच जाती है। कैंग वहीं बैठकर मेडिटेट करता है, अपनी सांस पर फोकस करते हुए। हर सांस के साथ वो और ज्यादा पॉइजन डस्ट अंदर खींचता और उस जला देने वाले दर्द को सहता। जैसे-जैसे सिस्टम उसे नोटिफाई करता था, कैंग को पता चला कि उसका पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालिसिस रेजिस्टेंस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे कुछ याद आता है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे कभी सिखाया था, एक अजीब लेकिन असरदार ब्रीदिंग टेक्निक। कैंग के ग्रैंडफादर हमेशा उसकी तारीफ करते थे। कैंग को कहते थे कि ये टेक्निक एक दिन उसे सबसे मुश्किल चैलेंज से पार पाने में मदद करेगी। इस याद को गाइड बनाकर कैंग अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करता है। जहर के बावजूद हवा को जबरदस्ती अपने लंग्स में गहराई तक खींचता। उसके ग्रैंडफादर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, इस ब्रीदिंग टेक्निक के साथ तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे चाहे कुछ भी हो। कैंग को नहीं पता कि सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो उस टेक्निक को एक लाइफ लाइन की तरह पकड़ लेता है। फिर अंधेरा उसे फिर से घेर लेता है और कैंग मर जाता है। लेकिन इस बार वो दम तोड़ने से पहले 1 घंटा 41 मिनट और 21 सेकंड तक जिंदा रहता है। आखिरकार 28 मौतों के बाद कैंग अपनी आंखें खोलता है और एक हैरान कर देने वाली चीज पाता है। उसका शरीर अजीब तरह से हल्का महसूस हो रहा था, मानो वो हवा में तैर सकता हो। स्ट्रेच करते हुए कैंग को अपने अंदर एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है, कैंग की बॉडी एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गई है। कैंग ने एक रेयर स्किल अनलॉक किया है, पॉइजन ब्लड। कैंग को पॉइजन से कोई डैमेज नहीं होगा। कैंग उस नोटिफिकेशन को घूरता रह जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और हैरानी के भाव थे। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, वो जहरीली धूल पॉइजन डस्ट अब उस पर असर नहीं कर रही थी। उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है, क्या मैंने सच में इतना सारा पॉइजन डस्ट इनहेल कर लिया, या मेरी बॉडी ने सच में उसे एब्जॉर्ब करके रेजिस्टेंस बना लिया। वो अपने हाथों को नीचे देखता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगर सिस्टम नोटिफिकेशन सही है तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर के अंदर का फ्लूइड भी जहरीला हो गया है? ये एहसास कैंग के अंदर एक सहन बढ़ा देता है। कैंग का खून भी जहरीला हो गया था। ये सोचते हुए कैंग हैरान होता है कि ये किस तरह की बकवास है, लेकिन इस पर सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि कैंग अब 1 घंटे से ज्यादा जिंदा रहने में कामयाब हो गया था। उसने आखिरकार अपने आसपास एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए कैंग की नजर आगे किसी चीज पर पड़ती है। क्रिस्टल मूस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। उसे अपने हाथों में उठाते हुए कैंग का दिमाग तेजी से चलता है, अगर मैं ये क्रिस्टल मूस असली दुनिया में वापस ले जा सका तो मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा।
क्रिस्टल की कीमत नाकाबिल यकीन थी, लेकिन एक और ख्याल उसके दिमाग में आता है, ये असली नहीं हो सकता, भले ही ये कितना भी असली क्यों न दिख रहा हो। जैसे ही कैंग सोच रहा था कि क्रिस्टल मूस को असली दुनिया में कैसे ले जाए, सिस्टम अचानक उसे नोटिफाई करता है। मैसेज पूछता है कि क्या कैंग क्रिस्टल मूस को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करना चाहेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कैंग अग्री कर देता है। एक पल में क्रिस्टल मूस उसके हाथों से गायब हो जाता है। सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि उसकी इन्वेंट्री अनलॉक हो गई है। कैंग का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। वो तुरंत अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसे एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं है, उसके पास सच में आइटम स्टोर करने की एबिलिटी है। ये देखकर कैंग अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। वो खुद से सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं। उसका दिमाग फिर से तेजी से दौड़ने लगता है। वो उन सभी क्रिस्टल मूस के बारे में सोचने लगता है जो वो अब सेफली स्टोर कर सकता है। लेकिन जैसे ही कैंग सेलिब्रेट करना शुरू करता है, एक अजीब सी आवाज उसे रोकती है। आवाज तेज होती जाती है और कैंग पलटता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसकी तरफ एक खतरनाक तेजी से बढ़ती हुई चीज आ रही थी जो एक घना काला कोहरा लग रहा था। कैंग की सांस अटक जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये कोहरा नहीं है, ये विशाल मच्छरों का झुंड है। उनकी इतनी बड़ी गिनती उन्हें काले बादल जैसा दिखाई थी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना कैंग पागलों की तरह दौड़ने लगता है, चिल्लाते हुए, ये क्या है? सिस्टम बीच में बोलता है, उसे नोटिफाई करते हुए, मॉस्किटो लेवल 3 अपियर हो गया है। कैंग हांफते हुए और फ्रस्ट्रेटेड मन चिढ़ता है। हां मुझे पहले से ही पता है कि यहां बहुत सारे मच्छर हैं। उनसे आगे निकलने की कोशिशों के बावजूद कैंग उतना फास्ट नहीं था। झुंड स्वॉर्म ने उसे घेर लिया, उसकी पूरी बॉडी को निगल लिया। कैंग पागलों की तरह हाथ पैर मारता है, उन्हें मुक्कों से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मच्छर जरा भी नहीं हिलते। वो उसे हर एंगल से काटना शुरू कर देते हैं। उनके हमले बिल्कुल रिलेंटलेस यानी लगातार थे। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मच्छर जबरदस्ती कैंग के मुंह में घुस जाते हैं और एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ वो कैंग के शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं। हर तरफ खून के छींटे उड़ते हैं और कैंग की बॉडी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है। मच्छर लालच से कैंग का खून पीते हैं, लेकिन उनकी ये दावत ज्यादा देर नहीं चलती। जैसे ही मच्छर कैंग का खून पीते हैं, कुछ चौंकाने वाला होता है। वो बुलबुले की तरह फट जाते हैं, जिससे एक पावरफुल एक्सप्लोजन ट्रिगर होता है। सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है, आप 6 घंटे और 18 मिनट तक जिंदा रहे। कुछ पलों बाद कैंग का होश वापस आया और वो खुद को फिर से रिस्पॉन्ड पॉइंट पर पाता है। उसका सिर दर्द से फट रहा था। सिस्टम तुरंत कैंग को एक नए अचीवमेंट के बारे में बताता है कि कैंग ने एक साथ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को जहर देकर मार दिया है। कैंग की पॉइजन पावर बढ़ गई है। ये सुनकर कैंग का शक कंफर्म हो जाता है, मच्छर मेरे खून की वजह से मरे, मेरा खून सच में जहरीला है। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर मच्छर उसका खून सक करने से मर गए तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्यूचर वाइफ उसका सक करने से मर जाएगी। कैंग अपना पहला मॉन्स्टर किल सेलिब्रेट करना शुरू करता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सिस्टम उसे फिर से नोटिफाई करता है कि एक अनजान बीमारी ने कैंग की बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया है और उसकी हेल्थ तेजी से गिरेगी। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाता है और कैंग चिल्लाता है, ये क्या बकवास है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना गुस्सा पूरा निकाल पाता, वो जमीन पर ढेर हो जाता है। जैसे ही कैंग गिरता है, वो एक बहुत पुरानी टूटी हुई चेयर से टकराता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि कैंग ने एक नॉर्मल स्किल सीख लिया है, डिसमेंटल। जमीन पर पड़े हुए कैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। क्या मुझे नया स्किल मिलने पर खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए कि मुझे अब कोई हेल्थ लेवल की मलेरिया बीमारी हो गई है। कुछ पलों बाद सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि उसकी हेल्थ 10% से नीचे चली गई है, लेकिन कैंग के टाइटल हेल्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की वजह से सारी बीमारियां उसके शरीर से पर्च कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं। कैंग जो अभी भी सब चीजों से पूरी तरह से कंफ्यूज था, अपने नए स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है। टूटी हुई चेयर को उठाकर कैंग मन में सोचता है कि अगर मैं डिसमेंटल स्किल का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं समझ पाऊं कि ये कैसे काम करता है। उस शब्द को जोर से बोलकर कैंग स्किल को एक्टिवेट करता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। चेयर के पार्ट्स एकदम सफाई से अलग हो गए और एक डिसिप्लिन तरीके से अरेंज हो गए। कैंग टुकड़ों को घूरता है और बढ़ाता है। ये स्किल तो सच में कमाल है, ऑसम है। चेयर का एक टुकड़ा पकड़े हुए कैंग गहरी सोच में पड़ जाता है। मैं अभी एक चेयर से टकराया और वो टूट गई, ऐसे मुझे डिसमेंटल स्किल मिला। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस हेल में बस रैंडम काम करके अनलिमिटेड स्किल्स अनलॉक कर सकता हूं? अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कैंग उस डिसमेंटल की हुई चेयर को वापस जोड़ देता है, ये सोचते हुए कि शायद इससे मुझे एक और स्किल मिल जाए। जैसे ही वो खत्म करता है, सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि कैंग ने एक नया स्किल सीख लिया है, क्रिएशन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को अपनी जगह पर बैठे मेडिटेट करते हुए देखते हैं। कैंग मन में सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसे इस अनजान जगह पर कब तक रहना पड़ेगा, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज को जमा करने का फैसला करता है। कैंग उठता है और सारे क्रिस्टल मूस को जमा करके अपनी इन्वेंटरी में स्टोर करने लगता है। अपनी सर्च के दौरान कैंग को एक न्यूज़पेपर मिलता है, लेकिन उसमें लिखी हुई लैंग्वेज उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। कैंग पूरा ध्यान लगाकर उस अजीब टेक्स्ट को समझने, डिसाइफर करने की कोशिश करता है। काफी देर बाद सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने एक नई लैंग्वेज सीख ली है। कैंग सच में हैरान था। वो मन में सोचता है कि इस हेल जैसी जगह पर वो किसी भी चीज को बस अटेम्प्ट करके नए स्किल्स हासिल कर सकता है। क्यूरियस होकर वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है और उसकी नजर एक शहर के नाम पर पड़ती है, टांगिल। ये नाम कांग को कुछ याद दिलाता है। वो गहराई से सोचता है और उसे एहसास होता है कि ये शहर उसकी असली दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस डिस्कवरी से वो सोचने लगता है, क्या ये जगह किसी तरह असली दुनिया से कनेक्टेड है? कांग कुछ पल के लिए ये ख्याल मन में लाता है, लेकिन फिर उसे साइड में रखने का फैसला करता है। भले ही ये जगह और असली दुनिया कनेक्टेड हो, कांग तर्क करता है, मुझे दो चीजों पर फोकस करना है। पहला, यहाँ जिंदा रहना और दूसरा, असली दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कांग अपने आसपास से कलेक्ट किए गए आइटम्स के सामने बैठ जाता है। उनमें मच्छरों के अवशेष भी थे। कुछ कांग का जहरीला खून पीने के बाद मर गए थे, जबकि दूसरों को उसने खुद पकड़ा था। कांग बड़ी सावधानी से अपनी डिसमेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। मच्छरों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। 2-3 घंटों तक कांग बिना थके काम करता है, मच्छरों को डिसमेंटल करता रहता है। जब आखिरकार वो पूरी तरह थककर जमीन पर लेटा है तो वो अपने जमा किए हुए आइटम्स को देखता है। उसके पास अब मच्छरों के पंख, जहरीला खून और यहाँ तक कि मच्छर की पॉटी भी थी। कांग उस अजीब कलेक्शन को देखता है और सोचता है, मैं इन सबसे आखिर बना क्या सकता हूँ। उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना एक पॉइजन डार्ट बनाया जाए। एक हाथ में मच्छर का खून और दूसरे हाथ में मच्छर का पंख पकड़े हुए कांग अपने दिमाग में एक डार्ट इमेजिन करता है। जैसे ही वो फोकस करता है, कांग अपना क्रिएशन स्किल एक्टिवेट करता है और पल भर में हेल डार्ट नाम का एक रेयर आइटम उसके हाथ में आ जाता है। सिस्टम कांग को उसकी सफलता के बारे में नोटिफाई करता है और वो हैरानी से उस डार्ट को घूरता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो इस एबिलिटी से सच में कमाल की चीजें बना सकता है। उत्साहित होकर कांग बाकी बचे जहरीले खून, मच्छर के पंखों और हेल डार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके और डार्ट्स बनाता है। लेकिन कांग यही नहीं रुकता, वो अपनी एबिलिटी को उसकी लिमिट्स तक पुश करता है। अपना दिमाग फोकस करके कांग अपने क्रिएशन स्किल को सारे पॉइजन डार्ट्स पर एक साथ इस्तेमाल करता है, ये इमेजिन करते हुए कि अगर वो सब मिलकर कुछ लेजेंडरी बन गए तो क्या होगा। सिस्टम एक हैरान कर देने वाले नोटिफिकेशन के साथ रिस्पॉन्ड करता है, कांग्रेचुलेशंस, कांग ने एक अननोन लेजेंडरी एग क्रिएट किया है। कांग अपने हाथ की तरफ नीचे देखता है तो उसे एक छोटा सा सफेद अंडा दिखता है जो उसकी हथेली से बड़ा नहीं था। सिस्टम उसे बताता है कि ये एक अननोन लेजेंडरी एग है, लेकिन सिस्टम को भी नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा। 50-50 चांस है कि अंडे से जो भी निकलेगा वो जिंदा होगा। सिस्टम आगे बताता है कि अंडा तभी हैच होगा जब कुछ खास क्राइटेरिया पूरे होंगे। कांग उलझन में पड़ जाता है। वो खुद से सोचता है, ऐसे कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जिससे ये अंडा हैच होगा। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आता है, अगर मैं इसे एक मुर्गी के अंडे की तरह गर्म रखूं तो क्या ये हैच हो जाएगा। बिना ज्यादा सोचे कांग अंडे को अपनी छाती पर रखता है और चुपचाप बैठकर इंतजार करता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन अंडे में कोई बदलाव नहीं होता। जब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, कांग को अचानक शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बेहद शाय हो जाता है ये सोचते हुए कि वो कितना रिडिकुलस लग रहा होगा। कांग जल्दी से खुद को रियलिटी में वापस लाता है, अपनी इस अजीब कोशिश पर शर्मिंदा महसूस करते हुए। लेकिन कांग के पास ज्यादा देर तक शर्मिंदा रहने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे बिल्डिंग में भारी कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। कांग का दिल एक पल के लिए धड़कना छोड़ देता है। वो जल्दी से पास के पिलर के पीछे छुप जाता है और आवाज की दिशा में झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो देखता है कि एक बूढ़ा गॉब्लिन अपने हाथ में एक विशाल तलवार लिए बिल्डिंग में एंटर कर रहा है। कांग पूरी कोशिश करता है शांत रहने की, लेकिन उसकी सांसें उसे धोखा दे देती हैं। गॉब्लिन के कान खड़े होते हैं और एक कुटिल मुस्कान के साथ वो तुरंत कांग के छिपने की जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। कांग को एहसास हो जाता है कि गॉब्लिन ने उसे ढूंढ लिया है और बिना एक सेकंड गवाए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की तैयारी कर लेता है। लेकिन गॉब्लिन बेहद तेज था। पलक झपकते ही उसने अपनी विशाल तलवार घुमाई जिसका निशाना कांग की गर्दन थी। कांग ने आखिरी पल में अपने रिफ्लेक्स पर भरोसा करते हुए वार से बचाव किया। उसकी नजर बाईं ओर पड़ी जहां बिल्डिंग के कोने में एक सीढ़ी दिखाई दी और वह तुरंत पूरी रफ्तार से उसकी ओर भाग पड़ा। मगर गॉब्लिन उसके पीछे लगातार रिलेंटलेस स्पीड से दौड़ रहा था। उसके भारी कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। घबराहट में कांग ने अपनी इन्वेंटरी खोली और लेजेंडरी स्टिक निकालकर पूरी ताकत से गॉब्लिन पर हमला किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गॉब्लिन ने सहजता से हमले को डॉज किया और घमंडी मुस्कान के साथ अपनी बाहें फैलाकर जैसे उसका मजाक उड़ाया। तभी सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया कि यह एक रेड केप्ड गॉब्लिन है, लेवल 20 का मॉन्स्टर।
कांग के होश उड़ गए। इतना ताकतवर दुश्मन हराना लगभग असंभव था। फिर भी गॉब्लिन ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। लगातार तलवार के घातक वारों से हमला करने लगा। कांग हर वार को किसी तरह डॉज करता रहा। पसीने में तर और सांसें फूलती हुई। तभी उसका हथियार टूट गया और गॉब्लिन ने और ज्यादा खतरनाक मुस्कान दी। कांग हैरान था जब गॉब्लिन अपनी भाषा में बोलने लगा, एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर। असली दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर सिर्फ जानवर जैसे होते थे, पर ये अलग ही लेवल का था। उसकी मांसल काया और सिक्स पैक देखकर कांग को यकीन हो गया कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह इसे नहीं हरा सकता। उसे गॉब्लिन स्लेयर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इन्वेंटरी से सारे पॉइजन डार्ट्स निकाले और गॉब्लिन की ओर फेंक दिए। गॉब्लिन ने बिजली जैसी तेजी से रिएक्ट करते हुए अपनी तलवार से ज्यादातर डार्ट्स काट डाले, लेकिन एक डार्ट उसके दाहिने हाथ पर जा लगा। जहर ने असर दिखाया, उसका हाथ उबलने लगा और दर्द से तिल मिलाते हुए उसने जहर के फैलने से रोकने के लिए खुद अपना हाथ काट दिया। कांग ये देखकर हैरान रह गया। तभी गॉब्लिन अचानक गायब हो गया। अगले पल वह पीछे से प्रकट होकर एक घातक वार करता है, जिससे कांग की छाती दो हिस्सों में बंट जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गॉब्लिन जीत के गर्व में अपना पैर उसकी पीठ पर रखकर हंसता है। फिर ये सोचकर लौट जाता है कि कांग मर चुका है। जाते जाते वो अपनी भाषा में कुछ कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में इंसान अब भी जिंदा है। कांग जमीन पर पड़ा रहता है, पर धुंधली होती नजरों के बीच उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। जैसे वो मरता है, वह पुनर्जीवित हो जाता है। होश में आते ही वह गॉब्लिन को कोसता है और कसम लेता है कि बदला लेकर रहेगा। उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगती है, जबकि वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि कांग ने हेल की पहली रात सफलतापूर्वक सर्वाइव कर ली है। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। सिस्टम बताता है कि उसके असाधारण प्रदर्शन के कारण उसे एक सिल्वर बॉक्स के साथ एक गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स भी मिलेगा। साथ ही अब वह रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल करके हेल से बाहर निकल सकता है। 14 दिनों बाद एक नया क्वेस्ट शुरू होगा। रिटर्न स्टोन का जिक्र सुनते ही कैंग को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके नेकलेस की बात हो रही है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, नेकलेस चमकने लगता है और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा जाता है। उसके आसपास सब कुछ गायब हो जाता है। जब कैंग दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को जमीन पर पड़ा पाता है। आसमान से तेज बारिश हो रही थी, जिसने उसे पूरी तरह भिगो दिया था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अब हेल में नहीं है, वो असली दुनिया में वापस आ गया है। अपने पहचाने माहौल को देखकर कैंग खुशी से झूम उठता है। अपनी एक्साइटमेंट को काबू में ना रख पाते हुए वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से चिल्लाता है, अपनी वापसी का ऐलान करते हुए। उसकी हंसी बारिश में गूंजती है और वो अपने गले में पड़े नेकलेस को कसकर पकड़ता है। अचानक गुस्से में उसे खींचकर तोड़ देता है और जमीन पर फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी नेकलेस की वजह से हुआ। वो कसम खाता है कि अब वो इसे यहीं खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो पैर उठाता है, उसका गुस्सा एक पल को ठहर जाता है। उसे याद आता है कि भले ही उसने हेल जैसी यातना झेली हो, उसी अनुभव ने उसे यूनिक और खतरनाक एबिलिटीज दी हैं, वो पावर्स जो उसने हमेशा चाही थी। कैंग नेकलेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसके बजाय वो उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वो मन ही मन सोचता है, मैंने कर दिखाया, मैं जिंदा बच गया। अपने ख्यालों में डूबा कैंग अचानक सुनता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। एक लड़की की आवाज बारिश में गूंजती है, जिससे वो रियलिटी में लौट आता है। मुड़ते वो देखता है कि एक औरत उसकी ओर दौड़ती आ रही है। वो गुस्से और चिंता में उसे डांटती है कि वो बारिश में भीगकर क्यों पड़ा है, क्या उसे पता नहीं है कि वो बीमार पड़ सकता है। वो औरत बिना सोचे अपनी जैकेट उतारकर कैंग के कंधों पर डाल देती है। जैकेट की गर्माहट से कैंग समझ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि यिन है, उसकी बचपन की दोस्त। यिन का परेशान चेहरा उसकी आवाज में चिंता साफ दिखा रहा था जब वो उसे कंटामिनेटेड सी वेस्ट के सामने खड़े होने के लिए डांटती है। वो उसे वार्न करती है कि अगर वो वहां और देर रुका तो उसे पॉइजन हो सकता है। कैंग की हालत देखकर यिन उसे जबरदस्ती अपने घर आने के लिए कहती है। कैंग वहीं बैठा कंफ्यूज होकर सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड अचानक मुझे अपने घर क्यों बुला रही है। उसके दिमाग में सवाल दौड़ने लगते हैं। अगले ही पल कैंग को एहसास होता है कि वो यिन के घर में है। यिन ने उसे अपनी जैकेट में अच्छे से लपेट रखा था, जैसे कोई मां अपने बच्चे को नहलाने के बाद लपेटती है। कैंग उसे पुकारता है, अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। यिन मुस्कुराते उसके पास आती है। उसके हाथ में माना कंटामिनेशन रिमूवर था। वो कैंग से कहती है कि उसे अपनी बॉडी पर लगाना चाहिए, शायद हेल में बिताए समय का कुछ माना पॉइजन अब भी उसके अंदर बचा हो। कैंग आगे घुमाकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन सख्त लहजे में उसे डांटती है। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन झलकता है जब वो कहती है कि अगर उसने अपनी बॉडी को ऐसे ही लापरवाही से ट्रीट किया तो उसे जल्दी उसके फ्यूनरल में आना पड़ेगा। कैंग उसके गुस्से से चौंककर आखिरकार मान जाता है और रिमूवर यूज करता है। सीन बदलता है। कैंग बाथरूम से बाहर आता है, उसके बाल गीले हैं और चेहरा सोच में डूबा हुआ। यिन उसे देखती है और एक साधारण लेकिन चौंकाने वाला सवाल पूछती है, आज क्या डेट है। कैंग कुछ पल सोचता है, जबकि यिन चुपचाप किताब पढ़ती रहती है। फिर बताती है, आज 11 सितंबर है। यिन जब कैंग की तरफ देखती है तो उसकी नजर अचानक ठहर जाती है। कैंग की बॉडी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कमजोर और दुबला पतला लड़का सिक्स पैक एब्स और आकर्षक फिजिक वाला बन गया था। यिन खुद को उसे नजर हटाने से रोक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो उसे पूछती है कि उसने पिछले 2 दिनों में अपनी बॉडी के साथ कुछ किया है, क्योंकि वो बहुत अलग लग रहा है। उसे याद आता है कि उसने पिछले 2 दिनों में कई बार कैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। यिन की निगाहें और तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें कैंग की बदली हुई फिगर को स्कैन कर रही थीं। वो कैंग को क्यूरियोसिटी, अविश्वास के मिले-जुले भाव से देखती रहती है। दूसरी तरफ कैंग के ख्याल कहीं और ही थे। वो सोच रहा था कि उसने हेल में 2 साल से ज्यादा बिताए हैं, एक ऐसी डिटेल जो उसने अभी तक शेयर नहीं की थी। इसी बीच यिन अपने नॉटी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो खुद से धीरे से कहती है कि उसे अपना शांति वापस पाना होगा। कैंग यिन की तेज निगाहों को नोटिस करके बढ़ती हुई ऑकवर्डनेस महसूस करता है। वो एक टॉवल उठाता है और जल्दी से अपनी चेस्ट यानी कि छाती को कवर कर लेता है। हालांकि कैंग अपनी अपर बॉडी को सक्सेसफुली कवर कर लेता है, लेकिन उसके लोअर पार्ट का क्या, इससे सिचुएशन में ऑकवर्डनेस की एक और लेयर जुड़ जाती है। यिन टेंशन को कम करने की कोशिश करते हुए कमेंट करती है कि कैंग वहां बिना ठीक कपड़ों के नहीं रह सकता। वो उसे पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े देती है, एक न्यूट्रल टोन बनाए रखने की कोशिश करते हुए। कैंग हिचकिचाता है। यिन के कपड़े पहनने के ख्याल से अनकंफर्टेबल था। उसकी हिचकिचाहट को देखकर यिन उसके फटे हुए कंटामिनेटेड कपड़ों की तरफ इशारा करती है और जिद करती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हल्के से डांटने वाले टोन में वो कमरे से चली जाती है, कैंग को फैसला करने के लिए छोड़कर। आखिरकार कैंग हार मान लेता है और यिन के कपड़े पहन लेता है। तैयार होने के बाद कैंग सोचता है कि क्या उसके सिस्टम नोटिफिकेशंस इस दुनिया में काम करेंगे। अपनी इन्वेंटरी खोलकर उसे ये देखकर राहत मिलती है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। इसे और टेस्ट करने के लिए कैंग अपना गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स खोलता है। उसके अंदर उसे चमकते हुए सिल्वर और गोल्डन टिकट्स मिलते हैं, जिनमें से एक रैंडमली सिलेक्ट हो जाता है। सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि उसने एक लेजेंडरी स्किल हासिल किया है, बैटल हेल्पर। कैंग एक पल के लिए सुन हो जाता है। वो जानता है कि कोरिया में सिर्फ 7 लोगों के पास लेजेंडरी स्किल है। एक रेयर स्किल भी स्पेशल ट्रीटमेंट गारंटी करता है, लेकिन एक लेजेंडरी स्किल तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर एग्जिस्ट करता है। कैंग सोचने लगता है, क्या मैं 8वां लेजेंडरी हंटर बन सकता हूं? क्या मैं दूसरों की तरह एक एसएसएस रैंक अचीव कर सकता हूं? जैसे उसका दिमाग तेजी से चलता है, वो अपनी मुट्ठियां भींचता है सोचते हुए, अगर मैं जोर से पंच करूं तो क्या ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा? अपने ख्यालों में खोया कैंग गुस्से से हवा में पंच मारने लगता है, अपनी नई एबिलिटी की लिमिट्स को टेस्ट करते हुए। यिन कैंग की अजीब बर्ताव को नोटिस करती है और वहीं जम जाती है, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है जब कैंग को एहसास होता है कि वो कितना अजीब लग रहा था। वो अपना मुंह खोलता है, एक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। यिन जो उतनी ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि वो प्रिटेंड करेगी कि उसने कुछ नहीं देखा। अपना कंपोजर वापस पाने के बाद कैंग यिन से उसके मोनोक्रिस्टल रिसर्च के बारे में पूछता है। वो कंफर्म करती है कि वो सच में मोनोक्रिस्टल स्टडी कर रही है। कैंग मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। अपनी इन्वेंटरी खोलकर कैंग माना क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समन करता है। यिन का जबड़ा नीचे गिर जाता है जब क्रिस्टल कैंग के हाथों में अपीयर होता है। उसका बड़ा साइज और वजन लगभग 1 किलोग्राम उसे स्पीचलेस कर देता है। उसका दिमाग प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि वो क्या देख रही है और वो डिसबिलीफ में बड़बड़ाती है कि ये असली नहीं हो सकता। कैंग क्रिस्टल को कॉन्फिडेंटली पकड़े हुए सुझाव देता है कि यिन उससे जांच करके पता लगाए कि ये असली है या नहीं। अभी भी हैरान यिन को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी आत्मा एक पल के लिए उसके शरीर से निकल गई हो। सिचुएशन की अजीबपन उस पर हावी हो जाती है और वो जवाब देने के लिए शब्द ढूंढने में स्ट्रगल करती है। कैंग के गर्व से खड़े होने पर मैना क्रिस्टल उसके हाथों में था, जबकि यिन उसे स्टंट साइलेंस में घूर रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। इसके बाद यिन उस क्रिस्टल मूस को घूरते हुए चिल्लाती है कि इतना बड़ा और प्योर क्रिस्टल मूस मिलना इंपॉसिबल है। वो कैंग से सवाल करती है हैरान होते हुए कि उसे ये कहां मिल सकता है। कैंग जवाब में पूछता है कि क्या ये जानना जरूरी है कि उसे मूस कहां से मिला, लेकिन ये उसकी प्योरिटी को दिखाता है।
वो एक्सप्लेन करती है कि इतना हाई क्वालिटी क्रिस्टल मूव सिर्फ एस रैंक डंजन्स में ही मिल सकता है, जो बेहद रेयर और क्लियर करने में मुश्किल होते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 या 6 ऐसे डंजन्स ही एग्जिस्ट करते हैं, जिससे उन लोकेशंस के बाहर इसे हासिल करना लगभग इंपॉसिबल है। कैंग उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर स्मार्ट करता है और पूछता है, क्या तुमने इस सीवे में एक कलेक्टर का खतरनाक काम सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए लो लेवल क्रिस्टल मूव हासिल करने के लिए चुना? ये कंफर्म करती है, समझाते हुए कि उसका इरादा बिल्कुल यही था। कैंग जोर जोर से हंसने लगता है और उससे बताता है कि सबसे पहली बात, उसका ये प्योर क्रिस्टल मूव उसे फ्री में देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वो कैंग के लिए कुछ करती है तो शायद कैंग उसे रिसर्च के लिए बिना किसी चार्ज के दे दे। ये सुनकर यिन साफ तौर पर गुस्सा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसती है। वो कैंग से पूछती है कि उसे आखिर चाहिए क्या। कैंग शांति से उसे बताता है कि उसे एक ऐसा खरीदार बायर ढूंढना होगा जो उसके कलेक्ट किए हुए सारे क्रिस्टल मूव्स को खरीदने के लिए तैयार हो। यिन अभी भी गुस्से में एक्सप्लेन करती है कि इतना बड़ा और प्योर क्रिस्टल मूव्स बेचने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोसीडिंग जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इसका साइज ही इसे बिना कॉम्प्लिकेशंस के बेचना लगभग इंपॉसिबल बना देता है। कैंग उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि अगर साइज ही प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है। बिना हिचकिचाए कैंग उसके सामने ही क्रिस्टल मूव्स को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ह्यूमन को लगता है जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। वो गुस्से से पागल हो जाती है, कैंग पर चिल्लाती है और उसकी पीठ पर मारने लगती है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने एक 5 स्टार क्रिस्टल मूव्स बर्बाद कर दिया और समझाती है कि उसे तोड़ने से क्रिस्टल मूव्स की प्योरिटी और वैल्यू काफी कम हो गई है। अपने आंसुओं के बीच ह्यूमन अपनी निराशा जाहिर करती है, कहती है कि वो एक बिना टूटा बिल्कुल नया क्रिस्टल मूव्स पर रिसर्च करने की उम्मीद कर रही थी और अब उसका सपना टूट गया है। कैंग उसे रोता हुआ देखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो ह्यूमन को विश्वास दिलाता है कि अगर वो उसे क्रिस्टल मूव्स बेचने में मदद करती है तो उसके पास और भी बहुत सारे पीसेस हैं जो बिल्कुल अनटच्ड और फ्रेश हैं, जिन्हें वो अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कैंग 2 शर्तें रखता है। पहली है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कैंग सेलर है। दूसरी है कि किसी को भी क्रिस्टल मूव्स के ये कहां से मिला के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यिन अभी भी इमोशनल थी, अपने आंसू पोंछते हुए इन शर्तों को मान जाती है। जब सब कुछ तय हो जाता है तो कैंग यिन से कहता है कि अब जब उनका एग्रीमेंट हो गया है तो उसे जाना चाहिए। अपने गीले कपड़े उठाते हुए वो ऐसे कहता है कि वो बाहर निकलने से पहले मार्केट से सूखे कपड़े खरीद लेगा, लेकिन यिन उसे डोमिनेटिंग टोन में रोकती है। कैंग से कहती है कि वो नहीं जा सकता और उसे उसके घर पर ही रुकना होगा। कैंग उसकी जिद से हैरान होकर विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूमन जबरदस्ती उसे रोक लेती है। वो ये पक्का करती है कि कैंग रात के लिए उसके घर पर ही सोए। रात बिना किसी घटना के बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सीन कैंग पर शिफ्ट होता है जो यिन के बेड पर बैठा है। उसकी बॉडी बिना कपड़ों के है, उसकी छाती चेस्ट चमक रही थी, मानो उसकी ताकत का हर हिस्सा निचोड़ लिया गया हो, जिससे वो पूरी तरह थक गया था। चुपचाप बैठे कैंग मन ही मन सोचता है, कितनी स्कैरी औरत है, माना क्या वो लपेट लिया गया, मेरा मतलब है साथ में सोया। वाह। इसी बीच यिन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जब कैंग उसके घर से निकलता है तो वो खुशी से उसे गुड बाय वेव करती है। जाने से पहले यिन क्रिस्टल मूव्स के लिए एक सेलर ढूंढने का वादा करती है और कैंग को विश्वास दिलाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। सीन फिर से बदलता है, दिखाता है कि एक हफ्ता बीत चुका है। आखिरकार कैंग और यिन ने क्रिस्टल मूव्स के लिए एक पोटेंशियल बायर ढूंढ लिया है। साथ चलते हुए वे सेलर की तरफ बढ़ते हैं डील पूरी करने के लिए। कैंग ह्यूमन के साथ जाने का फैसला करता है ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ आराम से हो जाए। यिन यानी ह्यूमन कैंग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि क्रिस्टल मूव्स ट्रेड करना इतना खतरनाक है कि गैंगस्टर्स आ जाएंगे। कैंग को ज्यादा सोचने के लिए चिढ़ाती है और हैरान होती है कि कैंग साथ आने की जिद क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ कैंग को बेचैनी हो रही थी, क्रिस्टल मूव्स बेहद रेयर और खतरनाक था और कैंग को चिंता थी कि वे लोग ह्यूमन पर हमला कर सकते हैं। उसका शक और भी मजबूत हो जाता है जब वे डील की लोकेशन के पास पहुंचते हैं। कैंग आखिरकार मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है। उसकी नजर एक मस्कुलर हल्क जैसे फिगर पर पड़ती है जो सीधा उससे घूर रहा था। कैंग को पूरा यकीन हो जाता है कि यही आदमी बायर है और उसे राहत महसूस होती है कि उसने ह्यूमन के साथ आने का फैसला किया। कैंग ये भी इमेजिन करता है कि शायद इस बायर ने ह्यूमन को मारने का प्लान बनाया हो, लेकिन तभी ह्यूमन एक अलग टेबल की तरफ जाती है जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो बूढ़ा आदमी शांति से अपना परिचय हिसोका के रूप में देता है। इसी बीच वो मस्कुलर आदमी जिस पर कैंग ने शुरुआत में शक किया था, वो एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए दौड़ता है। ये अनोखा काम कैंग के शक को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन वो फिर भी सावधान रहता है। होका कैंग से हाथ मिलाता है और तुरंत कैंग हिसोका की आयरन पकड़ को नोटिस करता है। कैंग को एहसास हो जाता है कि अगर उनकी लड़ाई हुई तो उसके पास इस बूढ़े आदमी के खिलाफ कोई चांस नहीं होगा। कैंग के लगातार शक के बावजूद ट्रेड आगे बढ़ता है। होका क्रिस्टल के एक छोटे से टुकड़े को इंस्पेक्ट करता है, उसकी प्योरिटी को कंफर्म करता है। वो ह्यूमन को विश्वास दिलाता है कि ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है और पैसा जल्द ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। होका फिर पोलाइटली झुकता है, सबको ग्रीट करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन जिस पल होका झुकता है कैंग के शरीर में एक सहलन दौड़ जाती है। कैंग को उस आदमी से एक डेंजर महसूस होता है। यिन दूसरी तरफ हैरान थी। वो नोट करती है कि हिसोका पहले कभी इतना पोलाइट नहीं रहा। कैंग और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हिसोका ने शायद पता लगा लिया है कि कैंग ही वो इंसान है जिसे क्रिस्टल मिला था। कैंग चुपचाप सावधान रहने का मन बना लेता है। ट्रेड के बाद यिन यानी कि ह्यूमन कैंग को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाती। वो मजाक करती है कि कैंग ने उम्मीद की थी कि क्रिस्टल के लिए बंदूकों या तलवारों से लेस गैंगस्टर्स आएंगे। वो उसकी पीठ पर हल्के से मारती है और उसे ग्रो अप यानी कि समझदार बनने के लिए कहती है। कुछ ही पलों बाद ह्यूमन का फोन बजता है। वो एक्साइटमेंट में कैंग को अपनी स्क्रीन दिखाती है जिसमें $1 मिलियन का ट्रांजैक्शन दिख रहा था। ह्यूमन मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या कैंग ने कभी इतना पैसा देखा है। वो अपने सवाल का खुद ही जवाब देती है, कहती है कि वो जानती है कि कैंग ने नहीं देखा होगा। सीन बदलता है और हम होका को उसकी कार में बैठे देखते हैं। वो अपने बगल में क्रिस्टल मूव से भरा एक बैग रखता है। होका किसी से बात करता है, ट्रेड के सक्सेस को कंफर्म करता है। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे क्रिस्टल मूव ने हाल ही में ब्लैक मार्केट में बात ला दी है और टुकड़ों में बेचा जा रहा है, लेकिन उन्हें शक है कि ये सारे टुकड़े एक ही क्रिस्टल मूव के हैं जो शायद एक एस रैंक डंजन से निकाला गया है। वो अजनबी आदमी जिक्र करता है कि जिसने भी ये क्रिस्टल हासिल किया है वो एक हाईली स्किल्ड हंटर होना चाहिए। बूढ़ा आदमी यानी कि हिसोका अंदाजा लगाता है कि हंटर शायद एक फॉरेनर हो जिस तरह से वो छुपे हुए हैं, लेकिन तभी होका अपना शक जाहिर करता है। उसे लगता है कि हंटर कैंग है। सीन फिर से बदलता है। एक जाने पहचाने फिगर का चेहरा दिखाता है। लीच टी, कोरिया का टॉप एस रैंक हंटर। लीच टी हिसोका को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो ह्यूमन और कैंग दोनों पर नजर रखे और उसे रिपोर्ट करे। इसके बाद सीन बदलता है, दिखाता है कि एक और हफ्ता बीत गया है। आखिरकार 14 दिन पूरे हो गए हैं और कैंग को हेल वापस जाने का वक्त आ गया है। कैंग अब हेल में वापस आ चुका है। एक बेंचिंग रॉड पर लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है। वो लगातार पुलअप्स करता है, उसकी बॉडी प्रिसीजन और पावर के साथ मूव कर रही है। कैंग 150 पुलअप्स पूरे करता है और ये साफ है कि उसकी फिजिक कमाल की डेंजरस हो गई है। सेट पूरा करने के बाद कैंग जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें भारी थीं। हेल का इंटेंस एटमॉस्फेयर उस पर हावी हो रहा था। यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी, जिससे हर मूवमेंट एक चैलेंज बन जाता था। जमीन पर सीधे लेटे हुए कैंग बड़बड़ाता है कि अगर वो अर्थ पर होता तो वो आसानी से 1000 और पुलअप्स कर लेता, लेकिन हेल में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थककर वो फैल जाता है, आसमान की तरफ घूरता है और सिस्टम चेक करने का फैसला करता है। नोटिफिकेशन दिखाता है कि अगले क्वेस्ट के शुरू होने में अभी भी 18 घंटे बाकी हैं। अपने एंसेस्टर्स का पेंडेंट कस के पकड़कर कैंग अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अर्थ और हेल के बीच इतनी बार आने जाने के बाद आखिरकार उसे समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है। एक एक्टिव क्वेस्ट के दौरान कैंग अर्थ वापस नहीं जा सका, लेकिन जिस पल क्वेस्ट खत्म होता है उसके पास दोनों वर्ल्ड्स के बीच फ्रीली ट्रैवल करने की एबिलिटी आ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है। हर बार जब कैंग हेल से अर्थ या अर्थ से हेल ट्रैवल करता है वो हर बार एक बिल्कुल अलग जगह पहुंचता है। ये लगातार लोकेशन चेंज कैंग को इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। आसमान की तरफ घूरते हुए कैंग जोर से चिल्लाता है। आखिर हर बार ये लोकेशन चेंज क्यों हो जाती है? उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंजती है। जमीन पर बैठा कैंग परेशान लग रहा था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जब वो इस लोकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था वो अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसका डिटर्मिनेशन बढ़ने लगता है और वो अपने दूसरे स्किल्स को टेस्ट करके खुद
खुद का ध्यान भटकाने का फैसला करता है। कैंग अपना बैटल हेल्पर एक्टिवेट करता है और अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे उसकी रिप्ड फिजिक दिखाई देती है। अपने हाथों पर ध्यान से बैंडेज लपेटते हुए वो मन ही मन सोचता है कि ये बैटल हेल्पर एक इलीगल चीट या हैक जैसा फील होता है, एक स्किल जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि असली नहीं लग सकता। एक पंचिंग बैग के सामने खड़े होकर कैंग पूरा फोकस करता है। वो सोचता है कि क्या बैटल हेल्पर उस पर एक्टिवेट हो जाएगा जब वो एक पंच मारेगा। बैग पर अपनी निगाहें जमाकर कैंग गहरी कंसंट्रेट करता है और एक पावरफुल पंच दे मारता है। जिस पल उसकी फिस्ट कनेक्ट होती है, बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट हो जाता है। कैंग की बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, मानो ये अपने आप काम कर रही हो। उसके पंचेस और भी भारी और प्रिसाइज होने लगते हैं। हर एक पंच बिल्कुल उसी सेम स्पॉट पर तबाही मचाने वाली फोर्स के साथ लैंड हो रहा था। कैंग नोटिस करता है कि वो पंचिंग बैग पर जहां कहीं भी अपना ध्यान फोकस करता है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस एक्जैक्ट लोकेशन पर भारी कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स दे मारती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैंग पंचिंग बैग पर एक तबाही मचाने वाला पंच मारता है, जिससे वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। कैंग अपने स्ट्राइक के नतीजे को देखता है और उसे एहसास होता है कि यह एबिलिटी एक एम बॉट जैसी फील होती है, एक असली चीट स्किल। वो स्मर्क करता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की लहर महसूस करते हुए। ये एक ऑसम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, एक ऐसी चीज जो उसे अनस्टॉपेबल महसूस कराती है। उसी पल सिस्टम कैंग को नोटिफाई करता है कि एक नया क्वेस्ट शुरू हो गया है। क्वेस्ट का नाम विंडो पर फ्लैश होता है, एक बिगिनर फ्रेंडली क्वेस्ट। कैंग नोटिफिकेशन पर नजर डालता है और सरप्राइज हो जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो क्वेस्ट डिटेल्स पढ़ता है, जो उसे 5 बिगिनर स्केयरक्रोज को हराने का इंस्ट्रक्शन देता है। कैंग सिस्टम विंडो को घूरता है और गुस्से से चिल्लाता है, कंप्लेन करता है कि वो अब लेवल 7 का है और फिर भी सिस्टम ने उसे एक बिगिनर लेवल क्वेस्ट दिया है। वो बड़बड़ाता है, पूछता है कि क्या सिस्टम का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद कैंग टास्क के लिए तैयार हो जाता है। मेरे पास और चॉइस है क्या, वो बड़बड़ाता है, स्केयरक्रोज से निपटने का फैसला करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैंग ने इस एरिया में कोई स्केयरक्रोज नहीं देखे थे। वो कंफ्यूज खड़ा रहता है, सोचते हुए कि वो कहां हो सकते हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पतला धुआं अपीयर होता है, जो उसे घूमता हुआ किसी चीज की तरफ गाइड कर रहा था। कैंग अपनी आंखें छोटी करता है, धुएं को फॉलो करता है, जो उसे एक अंडरग्राउंड टनल तक ले जाता है। धुआं कैंग को अंदर आने का इशारा करता है और वो थोड़ा हिचकिचाता है, मन में सोचते हुए कि ये सीन बिल्कुल एक हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। अपनी बेचैनी के बावजूद कैंग देर नहीं करता और टनल में कदम रखता है। जैसे ही वो एंटर करता है, कैंग की सांस गले में ही अटक जाती है। उसके सामने 5 सच में क्रीपी स्केयरक्रोज खड़े थे। उनके टेढ़े मेढ़े बदन और बेजान घूरती निगाहें उसके रोंगटे खड़े कर देती हैं। उनके सर पर नंबर लिखे हुए थे, लेकिन कोई लेवल डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ये स्केयरक्रोज पावरफुल, डेंजरस और पूरी तरह से अलग तरह के थे। कैंग चेहरा बनाता है, उनके अजीब अनसेटलिंग अपीयरेंस से उसे अजीब लग रहा था। वो सिस्टम से बड़बड़ाते हुए कंप्लेन करता है, काश ये स्केयरक्रोज इतने डैंग क्रीपी ना होते। उसकी इमेजिनेशन दौड़ने लगती है। वो प्रेडिक्ट करता है कि स्केयरक्रोज उसकी छाती पर एक हॉरर फिल्म के स्पाइडर्स की तरह चिपक जाएंगे। ये ख्याल उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। बेचैन होकर कैंग एक सावधान प्रेडेटर की तरह लकड़ी के टुकड़े के पीछे छुपने का फैसला करता है। वो एक स्केयरक्रो पर पॉइजन डार्ट फेंकता है, ध्यान से देखते हुए कि क्या वो रिएक्ट करता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, स्केयरक्रो बिल्कुल नहीं हिलता। कैंग को राहत मिलती है। वो खुश और एक्साइटेड महसूस करता है, सोचते हुए कि स्केयरक्रोज बेजान ट्रेनिंग डमी से ज्यादा कुछ नहीं है, पंचिंग बैग्स की तरह। उनके बेकार होने का यकीन करके कैंग कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है और एक को पूरी ताकत से पंच मारता है। लेकिन कुछ अजीब लगता है। कैंग पीछे हटता है, चेहरा बनाता है। स्केयरक्रो को पूरी पावर से मारने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे रुई को पंच किया हो, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। जैसे ही कैंग इस अजीब सेंसेशन को प्रोसेस करता है, वो कुछ डरावना नोटिस करता है। स्केयरक्रो हिलना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी एक क्रीपी अननेचुरल तरीके से मुड़ने और झटके मारने लगती है। कैंग का दिल जोर से धड़कता है जब 5 स्केयरक्रोज एक साथ हिलना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें लाल ग्लो करती हैं और एक अशुभ आवाज ऐलान करती है कि उन्होंने अपने अपोनेंट को पहचान लिया है। स्केयरक्रोज अनाउंस करते हैं कि वो भी लेवल 7 के हैं और सिस्टम कैंग को इन्फॉर्म करता है कि बिगिनर लेवल 1 बैटल शुरू हो गया है। कैंग को एहसास होता है कि ये स्केयरक्रोज उसके लेवल के बराबर है और हेल में सब कुछ अबनॉर्मल होता है। स्केयरक्रोज पूरी ताकत से एक साथ हमला कर देते हैं। कैंग सोचता है कि अर्थ में लेवल 7 इस कदर सम्मान और ताकत देता है, लेकिन हेल में लेवल 7 तो बस शुरुआत है। कैंग अपना बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट करता है और स्केयरक्रोज की ताकत से परेशान रहता है, क्योंकि वे भी लगातार तेज और सटीक वार करते हैं। एक स्केयरक्रो कैंग की गर्दन पकड़ता है, लेकिन कैंग हिम्मत नहीं हारता और चोट पहुंचाता है, जिससे स्केयरक्रो का आधा चेहरा टूट जाता है। स्केयरक्रो की आंख लाल चमकती है और एआई की तरह अनाउंस करता है कि स्पारिंग लेवल 2 शुरू हो चुका है। 4 स्केयरक्रोज कैंग को काबू कर लेते हैं और दूसरा एक जोरदार पंच मारता है। 30 मिनट तक लगातार मारपीट में कैंग की हालत खराब हो जाती है। उसकी हेल्थ 10% तक गिर जाती है और उसकी बॉडी हील होते हुए दर्दनाक महसूस करती है। कैंग फिर भी हार नहीं मानता, लेजेंडरी स्टिक निकालता है जो गोल्डन ग्लो छोड़ती है। वो ताकतवर हथियार से वार करता है, स्केयरक्रो के हाथ को तोड़ देता है और पहली बार जीत का एहसास होता है। लेकिन स्केयरक्रो फिर से मरम्मत हो जाता है और बाकी स्केयरक्रोज डेडली वेपन्स लेकर लड़ाई फिर से शुरू कर देते हैं। कैंग पूरी ताकत लगाता है और 2 स्केयरक्रोज को बांध देता है, लेकिन लड़ाई मुश्किल बनी रहती है। अंत में कैंग एक धमाकेदार ब्लो मारता है, जिससे स्केयरक्रो का कोर खुल जाता है, पर स्केयरक्रो खुद को हील कर लेता है और स्पारिंग लेवल 3 अनाउंस करता है। लड़ाई और भी तेज और खतरनाक बन जाती है। कैंग को मजा भी आने लगता है, पर थोड़े वक्त में वो ब्रूटल अटैक से मर जाता है। लेकिन उसका सफरिंग अभी खत्म नहीं हुआ था। बार-बार वे रोबोट उसे अलग-अलग खौफनाक तरीकों से मार डालते। एक बार एक रोबोट उसकी पीठ तोड़ देता है, दूसरी बार उसकी पूरी बॉडी पहचान से परे कुचल दी जाती है, फिर से उसका सर फोड़ दिया जाता है। ये मौत का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कैंग इतनी बार नहीं मर गया कि दर्द धीरे-धीरे गायब होने लगा और वो सुन पड़ गया। 50 से भी ज्यादा मौतों के बाद कैंग का फ्रस्ट्रेशन उबल पड़ता है। स्केयरक्रो को घूरते हुए वो परेशानी में चिल्लाता है, तुम लोग कितना मार्शल आर्ट जानते हो? लगातार मारने ने कैंग पर एक अजीब असर छोड़ दिया था। उसे महसूस होने लगा मानो वे उनका मार्शल आर्ट्स खुद इस्तेमाल कर सकता है। स्केयरक्रोज अपने बैटल स्टांस में आते हैं, हमला करने की तैयारी करते हुए, लेकिन कैंग इंस्टिंक्टिवली उनके मूवमेंट्स को कॉपी करता है। ऐसा लग रहा था मानो उनकी टेक्निक्स उसके शरीर पर छप गई हों। इस नई मिली एबिलिटी इस्तेमाल करके कैंग उनका मार्शल आर्ट्स उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लड़ाई एक बार फिर बढ़ जाती है जब स्केयरक्रोज अपने बैटल टैक्टिक्स अपग्रेड करते हैं और मुकाबला फिर से शुरू करते हैं। कैंग को एक्साइटमेंट की एक चिंगारी महसूस होती है, अपने स्किल्स को टेस्ट करने का मौका। लेकिन ये एक्साइटमेंट बस कुछ पल की थी। एक रोबोट आगे लपकता है और कैंग की आंखें फोड़ देता है। उसके हाथ कैंग के आई सॉकेट को पूरी सटीकता से कुचल देते हैं। कैंग डर में चिल्लाता है, अपना चेहरा पकड़ता है जब खून नीचे बहने लगता है। इससे पहले कि वो रिकवर कर पाता, रोबोट अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह खोलता है और कैंग के पैरों पर एक पागल कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। कैंग की चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंजती हैं जब वो यकीन न करते हुए चिल्लाता है, तू है क्या, कुत्ता है क्या? लेकिन रोबोट रुकता नहीं है। वो कैंग के पैरों को कुतरने लगता है, उसके तेज दांत मांस हड्डी को चीरते हुए। धीरे-धीरे एक तरीके से वो रोबोट कैंग की पूरी बॉडी को टुकड़ा-टुकड़ा करके निगलने लगता है। चिल्लाते-चिल्लाते कैंग की आवाज बैठ जाती है जब ये खौफनाक मंजर सामने आता है और आखिरकार रोबोट अपनी भयानक दावत पूरी करता है। कैंग एक बार फिर मर जाता है। जैसे ही कैंग जाता है, उसे एहसास होता है कि अब तक की उसकी 90वीं मौत थी। कैंग ने स्केयरक्रो के लगभग सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर कर लिए थे। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कैंग अब स्केयरक्रो से बराबरी पर लड़ सकता था और यहां तक कि उन्हें हरा भी सकता था। कैंग एक बात साफ समझ गया था, अगर उसने स्केयरक्रो को नहीं हराया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही वो अगले अटैक के लिए तैयार होता है, कैंग को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है। वो अपनी मुट्ठी तैयार करता है, उसे अपनी पीठ के पीछे खींचता है और पूरी ताकत से आगे पंच मारता है। कैंग के शॉक के बीच उसके पंच से एक एनर्जी ब्लास्ट फटता है जो आगे बढ़कर सारे स्केयरक्रो को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। कैंग वहीं जम जाता है, नतीजे घूरता रहता है। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतना अमेजिंग और अजीब काम कैसे कर दिखाया। सिस्टम तुरंत कैंग को नोटिफाई करता है कि उसने बिगिनर लेवल क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। राहत से भरपूर कैंग जोर
जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज खाली बैटलफील्ड में गूंजती है। 90 बार मरने की थकान आखिरकार उस पर हावी हो जाती है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है, भारी सांसें लेते हुए। अपने कांपते हाथों को देखते हुए कैंग बड़बड़ाता है, ये स्केयरक्रो क्वेस्ट एक बिगिनर लेवल चैलेंज कैसे हो सकता है? अगर ये बिगिनर लेवल था तो फ्यूचर में मुझे किस तरह की क्वेस्ट का सामना करना पड़ेगा? फिर भी कैंग सोचता है कि शायद क्वेस्ट का लक्ष्य उसे मार्शल आर्ट सिखाना था, लेकिन दिल ही दिल में कैंग जानता था कि ये ज्यादा ऐसा लगा मानो स्केयरक्रो ने उसकी धुलाई की और जबरदस्ती अपना मार्शल आर्ट्स उसके शरीर में घुसा दिया। दर्द के बावजूद कैंग मुस्कुराता है। वो खुश था ये जानकर कि उसने उनकी टेक्निक सीख ली है। अपने रिवॉर्ड्स चेक करने का फैसला करके कांग सिस्टम विंडो खोलता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसके एसएसएस रैंक गुड लक की वजह से उसका रिवॉर्ड एनहांस किया गया है। कांग को डेलियर ऑफ हेवंस क्लोक मिलता है जो एक लेजेंडरी पीला रैपिंग क्लॉथ था। कांग कंफ्यूज होकर उस कपड़े को घूरता है। वो खुद से पूछता है एक रैपिंग क्लॉथ क्या होता है? सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये एक लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट है। ये कांग के ग्रोथ को तेज कर सकता है और किसी भी डैमेज बॉडी पार्ट को पूरी तरह रिस्टोर कर सकता है। कांग ध्यान से उस कपड़े को अपने हाथ पर रखता है, उसे स्टडी करते हुए। वो सोचता है कि क्या डैमेज रिडक्शन एबिलिटी काम भी करेगी, क्योंकि हर बार मरने पर उसकी हेल्थ वैसे भी लगभग पूरी रिस्टोर हो जाती है। आगे सोचते हुए कांग वंडर करता है कि कपड़े की ग्रोथ एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसे एक आइडिया आता है, क्या होगा अगर मैं इसे अपने सर पर बांध लूं? क्या ये मेरा आईक्यू बढ़ा देगा? इस ख्याल से खुश होकर कांग कपड़े को अपने सर के चारों तरफ बांध लेता है और वहीं बैठकर इंतजार करता है। कुछ अजीब पलों तक जब बिल्कुल कुछ नहीं होता तो कांग को तेजी से शर्म महसूस होने लगती है। कांग ठंडी सांस लेता है और कपड़े को अपने सर से खींचकर उतार देता है, बड़बड़ाते हुए कि हेल में आने के बाद वो कुछ सच में बहुत बेवकूफ भरी अजीब चीजें कर रहा है। शर्मिंदा वो खुद को तसल्ली देता है कि कम से कम उसे इस हालत में देखने के लिए आसपास कोई नहीं था। ये मानकर कि कपड़ा शायद बेकार है, कांग फैसला करता है कि जब वो रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा तो इसे बेच देगा। एक लेजेंडरी आइटम होने के नाते इससे अच्छे दाम मिलने चाहिए।